हेलो गाइस, मैं हूं सत्येंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का गुरुकुल। तो दोस्तों, आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज फिर अपने टॉप 500 एमसीक्यू के साथ, जिसमें मैं जियोग्राफी के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। मैं वही प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो अपने कम्युनिटी टैब में पिछले एक महीने डेढ़ महीने से शेयर कर रहा हूं। उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं एक वीडियो में आपके समक्ष रखने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग इसी साथ अपना पहला प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त गर्त यानी गड्ढा विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। चलिए, मैं वेट करता हूँ इसका कुछ देर तक, 10 सेकेंड तक आप मुझे इसका कमेंट करके इसका आंसर दीजिए तब तक। ओके, मैं वेट करता हूँ कुछ सेकेंड। ये तो हमारा टाइम होता है ओवर। आप इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ और जिक्र करना चाहूंगा। तो देखिए, विश्व में पूरे इस पृथ्वी पे पृथ्वी को महाद्वीपों को में 7 महाद्वीपों में बांटा गया है ना। उन 7 महाद्वीप में एक नया महाद्वीप है, जीलैंड्रिया जीलैंडिया। ठीक है, जीलैंडिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। जो न्यूजीलैंड है ना, वर्तमान में न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है, इस समय समुद्र में क्या हुआ, विलीन हो गया है। उसी को अभी वैज्ञानिक ने हाल ही में 8वां महाद्वीप घोषित किया है। तो फिर ये याद रखना है, उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। ओके, तो वो 8वां महाद्वीप है। इसके अलावा 7 महाद्वीपों के नाम आप जानते होंगे। उन्हीं महाद्वीपों में से एक महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप। ओके, तो ये इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विश्व का ये सबसे गहरा गर्त है ना, ये कहाँ पे है? अ, प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और ओके रजनी जी, गुड इवनिंग। जुड़े एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो अपने लगभग 20 दिन से मैं जो प्रश्न शेयर कर रहा हूँ, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। मुझे लगता है 11,000, आई थिंक, यस ना, 11,022 मीटर गहरा है ना। विश्व का सबसे गहरा गर्त उसे बोलते हैं। अगर उसमें न्यूक्लियर बम फोड़ देना तो पूरा पृथ्वी विलीन हो जाएगा। अगर उसमें न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाए उस गर्त में ले जाकर वहाँ, क्योंकि बहुत सारे पृथ्वी कई प्लेटों में डिवाइडेड है, वो सारे प्लेटें वहीं पे आके मिलती हैं। वो काफी गहरा गर्त है ना, तो ये याद रखना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ओके, और अफ्रीका महाद्वीप आप जानते ही हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप से आई थिंक, यस, जो पृथ्वी की जो 3 रेखाएं हैं ना, वो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ओके, याद रखना है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं वहां से गुजरती हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, और यूरोप महाद्वीप को आप लोग जानते ही हैं ना। यूरोप महाद्वीप जहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की भी है ना। टर्की एशिया में आता है थोड़ा सा, उसका क्षेत्र यूरोप में भी आता है। याद रखना है, ये सारे सारे महाद्वीप हो गए। चलिए, ओके ओके प्राची जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो आप लोग, इसका अगला प्रश्न हमारा है। देखिए, जो मैं अभी प्रश्न शेयर किया हूँ उसको अपने कम्युनिटी टैब में क्या किया हूँ, जो वीडियो है इसको, इस वीडियो को मैं अपने कम्युनिटी टैब में शेयर किया हूँ। वहां से आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश वो है जो जो समुद्री सीमा जिसकी नहीं लगती, यानी समुद्र से जिसका सीमा नहीं लगता है। स्थल रुद्ध यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, जो जो किसी समुद्र के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ, आप इसका जवाब मुझे ABCD करके या दे सकते हैं। ओके, और चलिए आप इसका जवाब दीजिए, मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड।
पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है चीन। अगर आप विश्व का मैप देखे होंगे जिसमें भारत है, विश्व के मैप में अगर भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। यस यस प्राची, आपका आंसर सही है ना, नेपाल। नेपाल इज राइट आंसर। ओके, नेपाल इज राइट आंसर। आप देखते होंगे नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। ओके, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? बृहत हिमालय पे स्थित है ना माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 आई थिंक 52 ना समथिंग। ओके, तो याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो ये क्या है, माउंटेन है, पर्वत है, वो है माउंटेन एवरेस्ट। ओके, 8,848 मीटर ऊंचा है ना, याद रखना। वो कहाँ पे है? नेपाल में ही है। और नेपाल क्या है? और नेपाल चीन और भारत के बीच में स्थित है। चारों तरफ क्या है? स्थल रुद्र है, वो समुद्र की समुद्री सीमा उसका कहीं नहीं साझा करती है ना, कहीं भी नहीं साझा करता है। ओके, तो याद रखना है। और भारत को आप जानते ही, भारत क्या है? जो दक्कन प्लेटो है ना, दक्कन प्लेटो, वो क्या होता है? एक तरफ क्या है? एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल। और इन दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ओके, भारत। और पाकिस्तान कराची बंदरगाह कहाँ है? एक समुद्र के किनारे ही है ना, अरब सागर के किनारे ही है। ओके, तो ये याद रखना है। और चीन, चीन के बाद चीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग है ना, राजधानी बीजिंग है। ओके, और वहाँ के में क्या है? प्रेसिडेंट है। तो याद रखना है हमें। चलिए, तो हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जान लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? जो 8 महाद्वीप है ना, सॉरी 7 महाद्वीप है और 8वां जीलैंडिया है। इसको अभी आई थिंक प्रपोज्ड है, कुछ दिन में हो जाएगा, कुछ वर्षों में। ओके, तो इसका सही जवाब मुझे बताइए, माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका। ओके, दक्षिणी अमेरिका, इस महाद्वीप में से आपको बताना है किस स्थित है। ओके, मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड, आप मुझे इसका जवाब, सही जवाब दे दीजिए। यस, यस रजनी, आपका ऑफिशियल। आप लगता है न्यू आई थिंक स्टूडेंट है। ओके ऋतिक, ऑफिशियल एशिया इज राइट आंसर ना, एशिया क्या है? राइट आंसर है। और प्राची सी, आपका भी आंसर सही है ना प्राची? एशिया, एशिया क्या है? सही जवाब होगा। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एशिया महाद्वीप जहाँ पे भारत भी स्थित है, और एशिया, एशिया जो है ना यूरोप से अलग होता है। और यूरोप और एशिया क्या करते हैं? आपस में बॉर्डर साझा करते हैं। और एशिया को यूरोप से अलग कौन कौन से? कैस्पियन सागर, ओके, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, साथ ही साथ और जो ये स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर, लाल सागर, ये सब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं एशिया को, यूरोप से डिवाइड करते हैं। और अफ्रीका से भी, जो स्वेज नहर है और लाल सागर है, अफ्रीका को डिवाइड करता है एशिया से। तो ये याद रखना, इसके इससे संबंधित अभी प्रश्न आगे आएगा। ओके, मैं किसी और टॉपिक की तरफ चला गया था। हमारा टॉपिक क्या है? माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। ओके, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आप जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ओके, चलिए हमारा ओके, एक ये भी याद रखना ना, अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। ओके, हम किधर से चल रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर क्या आएगा? कनाडा आएगा। और उसके नीचे क्या आएगा? अमेरिका आएगा, जिसका आप लोग नाम सुनते हैं ना, अमेरिका। वहाँ के जो इसमें प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन क्या है? वहाँ के प्रेसिडेंट है ना, याद रखना। अच्छा, आप अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन से पहले काफी फेमस पर्सनालिटी थे ना, तब न्यूज में बना रहते थे। अभी आई थिंक ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए, मैं इसका 10 सेकेंड वेट करूंगा। मैं तब तक मैं अपने अगले प्रश्न पे चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, ओके, तो ये याद रखना, माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। ओके, नेपाल में है, नेपाल और चाइना बॉर्डर के पास है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ओके, यानी कि उसके साथ सीमा साझा करता है, दोनों 2 भागों में बांटता है। आप मुझे बताइए इसे कमेंट करके, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर वाले प्रश्न में ऊपर जिक्र किया था ना, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यस प्राची, आपका आंसर सही है। यस यस ऋतिक, ऋतिक सही है आपका जवाब ना।
डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी थे, काफ़ी विवादों में भी रहा करते थे ना। जब कोरोना वायरस फैला था तो उस समय कोरोना का वो अलग नाम ही दे दिए थे, क्या वुहान वायरस। वुहान वुहान जो चाइना का वुहान शहर है ना, वहीं से कोरोना का एक्सपैंड हुआ था, वहीं से फैला था। इसीलिए वो चाइना को चिढ़ाने के लिए वुहान वायरस कहा करते थे। दक्षिण चीन सागर जो विवाद है, इस समय जापान सॉरी दक्षिण चीन सागर कहाँ पे? फिलीपींस, ताइवान सॉरी ताइवान नहीं, वियतनाम और भी कई सारे देश हैं, उन सभी के बीच में क्या है? विवादित है दक्षिण चीन सागर। यस प्राची, आपका आंसर सही है ना? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया था इसका। तो देखिए, अगर मेरा साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, अगर ये जो लिखा हुआ है ना प्रश्न, अगर सब के सब सही है, विजुअल अगर आप पढ़ ले रहे हो तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। ओके, चलिए। तो देखिए, एशिया को यूरोप से अलग करता है, मैं बता दूं, यूराल पर्वत है ना, ये कि जैसे जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसी तरह से यूराल पर्वत श्रेणी भी है। कहाँ पे? रूस में है, रूस के आसपास है ना। तो वो उस यूराल पर्वत श्रेणी को अ, एशिया को और अफ्रीका के बीच का वो सीमा रेखा मान लिया गया। ठीक है, तो यूराल पर्वत और आगे क्या आएगा? कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर है ना कैस्पियन सागर। आई थिंक खारे पानी का कैस्पियन सागर, खारे पानी का वो शायद सागर है, झील है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। ओके, तो याद रखना, कैस्पियन सागर हो गया और भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर भी एशिया को यूरोप से अलग करता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस जो ये रूस है ना, रूस रूस की एक जो मास्को है, मास्को आई थिंक, मास्को रूस की राजधानी है ना, मास्को, ये कहाँ पे आता है? एशिया में आता है। ओके, एशिया में आता है। मैं काफी लंबा डिस्कस कर दे रहा हूँ अपने प्रश्न से संबंधित। ओके, तो ये याद रखना, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और यूराल सागर, सभी के सभी क्या करते हैं? भूमध्य सागर, सॉरी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, ये सभी के सभी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ओके, और इन दोनों के बॉर्डर पे है इस समय तुर्की। ओके, थैंक यू प्राची। देखिए, तो क्या है, अभी आपको मैं बता दूं, जो टर्की है ना, टर्की में भी जस्ट कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था? भूकंप आया था, काफी ज्यादा तीव्रता का ना। ओके, ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने चलाया था, वहाँ पे जो मलबे में फंसे हुए लोग थे, उन लोगों को निकालने के लिए। तो वो टर्की है ना, टर्की का भी कुछ क्षेत्र यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या अलग करता है? आपको बताना है। एशिया को कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से। याद रखना, उत्तरी अमेरिका, एशिया एक महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, जिसमें अमेरिका देश है। ओके, अमेरिका देश, कनाडा देश और उसके नीचे मैक्सिको है। ओके, ये सारे के सारे देश क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो आपको बताना, उत्तरी अमेरिका को और एशिया को कौन सा अलग करता है? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखता हूँ ये इसका जवाब कौन देता है। ओके, मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ। इसका जिक्र मैं काफी बार कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरा अगर पीछे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो जरूर इसका आंसर सही बता देंगे। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि ना, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है, ये जो इस समय रूस है ना, रूस रूस और जो कनाडा के पास एक क्षेत्र है, जो रूस ने क्या किया था? अमेरिका को बेच दिया था। उस क्षेत्र का मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, उन दोनों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है, ये बेरिंग जल संधि है। जल संधि है जो दो बड़े जो वाटर के पानी के क्षेत्र होते हैं, जैसे सागर होते हैं, उनको जोड़ता है, उसे जल संधि बोलते हैं ना, जल संधि बोलते हैं। तो याद रखना है, ये जल संधि, बेरिंग जल संधि, अ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इधर एशिया में रूस से अलग करता है। ओके, डिवाइड करता है। मैं आपको और बता दूं, जो ये बेरिंग जल संधि है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर ही गुजरती है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर ही गुजरती है। तो चलिए, फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। ओके, बेरिंग जल संधि। स्वेज नहर, बिल्कुल नहीं, स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। कैस्पियन सागर रूस और यूरोप को अलग करती है। चलिए, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, क्या अलग करता है? आपको बताना है। स्वेज नहर, लाल सागर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इन दोनों चारों ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 10 सेकेंड का समय देता हूँ। क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वेज नहर,
लाल सागर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। जो सही ऑप्शन है मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर और लाल सागर। ओके, स्वेज नहर और लाल सागर। स्वेज नहर कहाँ पे है? इजिप्ट, मिस्र में है ना। मिस्र की सभ्यता नाम सुने होगा ना, नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो वहां पे मिस्र में है ये स्वेज नहर, जो खोद करके बनाया गया है। भूमध्य सागर और यहाँ पे जो अरब सागर है, उन दोनों को जोड़ता है। वो जो स्वेज नहर है, वह लाल सागर से भी होकर गुजरता है ना। उसके जो लाल सागर है, ओके, लाल सागर और स्वेज नहर दोनों के दोनों क्या करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। ओके, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं, तो याद रखना है इसे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ये जो 8 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप और 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है। ओके, उन 8 महाद्वीप में से कौन सा जो है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। जिसकी संख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही जवाब होगा। इसका मैं फिर 10 सेकंड वेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसका सही जवाब कौन बताता है आप में से। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। देखिए, विश्व की जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है चीन, और विश्व का जो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो भारत है। और दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? एशिया महाद्वीप में। इस एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे पॉपुलस महाद्वीप है ना, मतलब जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यस अनुपमा, योर आंसर इज राइट। एशिया महाद्वीप क्या है? क्या है? विश्व का सबसे पॉपुलस कंट्री है। सॉरी, कंट्री नहीं बोलेंगे, महाद्वीप है ना, जिसमें विश्व की जो दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे चीन हो गया और भारत हो गया, दोनों के दोनों एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। ओके, तो याद रखना है एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। हाँ, याद रखना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। और यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये बिल्कुल नहीं सही होगा। ओके, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 8 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप तो ऑफिशियली 8वां महाद्वीप भी प्रपोज्ड है। ओके, तो उन 8 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ओके, ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। अगर मेरा आवाज़ काफ़ी तेज़ जा रहा होगा या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी होगा, जैसे जल्दी-जल्दी बोल दे रहा हूँगा, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर सजेस्ट कर देंगे तो मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ओके, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, तो यूरोप बिल्कुल नहीं है ना, यूरोप आई थिंक तीसरा होना चाहिए यूरोप, है ना? और अफ्रीका दूसरा है, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ना, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। यस अनुपमा, योर आंसर इज राइट, आंसर ए इज राइट। ओके, चलिए ये बताइए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पे, कौन सा है? ये काफ़ी हम लोग ने जब, मुझे लगता है कि जब हम लोग क्लास 6th 7th 8th 9th में पढ़ते थे, तो उससे पहले हम लोग जब जीके का प्रश्न याद करते थे, तो ये जीके का क्वेश्चन है ना, ट्रांस साइबेरियन रूट्स, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आप साइबेरियन पक्षी के नाम के साइबेरियन पक्षी के नाम सुने होंगे, जो क्या होते हैं ठंडियों के मौसम में। और रूस का क्या है? साइबेरिया क्षेत्र है। ओके, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, उस क्षेत्र को साइबेरिया बोलते हैं। ओके, तो वहाँ से बहुत सारे पक्षी उड़ करके अपने जो भारत है, भारत में जहाँ लोग ये इस वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ना, यहाँ पे उड़ करके यहाँ पे आते हैं ठंडियों के मौसम में। और यहाँ पे फिर जब गर्मी पड़ने लगता है, तो ये लोग फिर वापस वहाँ साइबेरिया में चले जाते हैं। तो याद रखना, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन रूस है ना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये कहाँ पे है? रूस में है। रूस में ये सबसे लंबा रेल यहाँ पे चलती है, सबसे लंबा रेल मार्ग है, यहाँ पे ट्रेन चलती है। यस अनुपमा, आपका आंसर सही है, आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ना, याद रखना है। और ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग कहाँ पे है? कनाडा महाद्वीप में ना, कनाडा सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा एक देश है। ओके,
कनाडा में है, और ट्रांस कनाडियन रेलमार्ग और कनाडियन नेशनल रेलमार्ग, ये भी कनाडा में ही है। नाम से ही पता चल जा रहा है। यस, 6 क्लास का क्वेश्चन है ना, और एनसीईआरटी में मिल जाए। ओके, चलिए यातायात वाले चैप्टर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है एपीकल्चर। ये काफी ज्यादा ये महत्व है ना, महत्वपूर्ण है। जैसे एपीकल्चर कृषि से संबंधित, और जो मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, घोड़ा पालन, इन सभी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको बताना है एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, या फिर घोड़ा पालन। हाँ? तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे इन प्रश्नों का आंसर देख रहे होंगे, तो आइडिया लग गया होगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो तुक्का मार सकते हैं। और मैं भूल गया इन सबको ऑप्शन पे ट्रिक लगाना बात करते करते। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुर्गी पालन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुर्गी पालन। हाँ? और देखिए सबसे ज़्यादा आंसर भी इसी में मिला है। आई थिंक 86% लोग इस मधुमक्खी पालन को ही चुने हैं। हाँ? और मछली पालन, मुर्गी पालन, घोड़ा पालन, इन सभी का जिक्र अभी मैं नीचे करूंगा जब प्रश्न में आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस जानवर को गांधी जी ने गरीबों की गाय कहा था। गरीबों का गाय कहा था। इस जानवर को गांधी जी ने गरीबों की गाय कहा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। यस, अनुपमा आपका आंसर सही है। आंसर इज राइट आंसर। ओके, तो बकरी, बकरी को गांधी जी ने क्या कहा था, गरीबों की गाय कहा था ना। बकरी को गांधी जी ने गरीबों का गाय कहा था, याद रखना है। कुत्ता बिल्कुल नहीं, गाय ये भी नहीं, भैंस बिल्कुल नहीं। ओके, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बकरी। चलते, और आई थिंक देखिए इसमें 10 लोग इसमें वोट किए, 10 लोग बकरी ही चुने हैं ना। काफी इंटरेस्टिंग आंसर था, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बकरी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और गरीबों की गाय, अभी जस्ट हमने ऊपर जिक्र किया है ना, गांधी जी ने गरीबों का गाय किसे कहा था, किसे कहा था। तो आपको बताना, बकरी, कुत्ता, मुर्गी, ऊंट। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने गरीबों की गाय बकरी को कहा था, तो और गरीबों की गाय यही है। जब क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया था, और इसमें कोई एक कुत्ता को भी चुन लिया है, कुत्ता को भी चुन लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि है। स्थानांतरणशील कृषि है, इसमें से बताना है स्थानांतरणशील कृषि, जिसमें मतलब जैसे जंगल हो। यस, अनुपमा आपका आंसर सही है ना, आंसर इज राइट आंसर। ओके, चलिए, तो ये है, आपको बताना है कि स्थानांतरणशील कृषि किससे कहा जाता है। उसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है, झूम कृषि, ई कृषि, या फिर जैविक कृषि, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। मैं स्थानांतरणशील नाम से ही लग रहा है कि स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे नाम पर दूसरे स्थान पे परिवर्तन। जैसे झूम खेती इसका सही क्या हो जाएगा, झूम खेती हो जाएगा ना। इसका सही जवाब झूम खेती हो जाएगा। अब मैं झूम खेती के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे पूर्वज थे। ओके, अब हमारे पूर्वज नहीं, अभी वर्तमान में भी जो जनजातियां हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग एक जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, जाया करते हैं। यस, अनुपमा, बकरी राइट आंसर ना। वो लोग जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे, और एक स्थान जहाँ से जाते थे, और जहाँ पे फिर जाते थे, मतलब जहाँ पे निवास करते थे, वहाँ के जंगलों को काट करके वहाँ पे आग लगा देते थे। ठीक है, आग लगा देते थे, फिर दूसरे स्थान पे जाते थे, वहाँ पे आग लगा देते थे, और फिर जब यहाँ पे वहाँ से जब फिर रिटर्न अपने वापस आते थे, तो यहाँ पर आकर के वो लोग जो जंगल जलाए थे, वहाँ पर आकर के कृषि वगैरह, खेती वगैरह करते थे। 2-3 साल जब भी हो, जब तक वहाँ पे पैदावार अच्छा होता था तब तक करते थे। फिर वहाँ से वो लोग दूसरे जगह पे चले जाते थे, फिर वहाँ जाके कृषि करते थे, फिर ऐसे ऐसे मतलब स्थान परिवर्तन करते रहते थे। ओके, इसे झूम खेती कहा जाता है ना, झूम खेती कहा जाता है। जो इसमें की जो आदिवासी जनजातियां हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग अभी भी इसका झूम खेती का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। है ना, हरित क्रांति जो कृषि से संबंधित है, उसी तरह से रजत क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, मछली पालन, फल उत्पादन। मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, अगर 2 लोग लाइव हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ना। क्या उत्पादन, आलू उत्पादन, मछली पालन, या फल उत्पादन। यस, अनुपमा आपका आंसर सही है ना, आंसर ए राइट आंसर। मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया है कि प्रश्न कैसे पकड़ना है। आइडिया हो सकता है कि आपको मान लीजिए
पढ़ी हैं तो आपको पता भी होगा। बताओ तो आइडिया भी लगा सकती हैं कि सही आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन ना, अंडा उत्पादन हो जाएगा। यस, ए क्या हो जाएगा? यस, आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुपमा आपका आंसर सही है, ए। तो हम अंडा उत्पादन को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा आंसर भी इसी को मिला है ना। तो देखिए, अंडा उत्पादन ये रजत क्रांति से संबंधित है, और अंडे का कलर भी सफेद होता है ना। रजत रजत किस बोलते हैं? चांदी को बोलते हैं रजत, आई थिंक चांदी को रजत बोलते हैं ना। यस, आलू उत्पादन गोल उत्पादन से संबंधित है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? इस तरह से हरित क्रांति है ना, उसी तरह की सुनहरी क्रांति आपको बताना है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। चलिए बताइए, फल उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, या फिर आलू उत्पादन से, या फिर मांस उत्पादन से? आपको बताना है किसमें से। यस, पहले से मुझे पता है, पता होगा तभी सब सबका जवाब पढ़ी होंगी, तभी आपको आंसर सबका पता है। हो नहीं सकता है पढ़ी हैं आप। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, या आलू उत्पादन से, या मांस उत्पादन से? ओके, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। लोग पढ़े रहते हैं ना, वो कब हमेशा भूलता भी नहीं ना। रिवीजन करते रहेंगे तो कभी ना कभी आता रहेगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन कर सकती हैं, रिवीजन कर सकती हैं। छोटा छोटा प्रश्न है, ताकि अगर पढ़ी होंगे तो ये प्रश्न भी है। तो आप देखिए, तो इसका मुझे जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फल उत्पादन क्या हो जाएगा? फल उत्पादन से संबंधित है रजत सुनहरी क्रांति की, फल उत्पादन से संबंधित है। ओके, मधुमक्खी पालन का भी हमने जस्ट ऊपर देखा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ओके, आलू उत्पादन गोल क्रांति, मांस उत्पादन आई थिंक अभी आएगा ना, अभी नाम भूल रहा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा? फल उत्पादन से संबंधित है। तो बी नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए होगा। ओके, फल उत्पादन से संबंधित है ना उपमा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फल उत्पादन से संबंधित है। कोई बात नहीं, गलत हुआ तो हतोत्साहित नहीं होना। हम जो पढ़ता है, वो जो युद्ध में उतरता है वही तो हारता है या जीतता है। जो युद्ध में उतरता है नहीं, वो क्या जानेगा हार क्या होता है, जीत क्या होता है। ठीक है, तो गलत होगा तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है ना। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? श्वेत कलर से ही मालूम चल जाएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन, मांस उत्पादन, या फिर अंडा उत्पादन। बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ना, कौन सा सही आंसर होगा। और दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन, मांस उत्पादन, या फिर अंडा उत्पादन? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ आपके जवाब का। ओके, थैंक यू। तो अनुपमा, रिवीजन करते रहिए, इसी तरह पढ़ते भी रहिए। फास्ट रिवीजन हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि मैं इस लगभग 1-2 घंटे की वीडियो में बस 50-60 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो अलग अलग चैप्टर से मैं जियोग्राफी पढ़ रहा था, उसे पढ़ते पढ़ते उसी में से क्वेश्चन शेयर भी करता था। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से कई सारे चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही, कम समय में इसे रिवीजन भी कर लेंगी। ओके, तो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से ना, दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से। ओके, दुग्ध, तो याद रखना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से ना, तो याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन, झींगा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन? ओके, आलू उत्पादन, झींगा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, या फिर फल उत्पादन? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। यस, अनुपमा आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए, आलू उत्पादन, सॉरी गोल, हाँ गोल क्रांति किस, आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से गोल, गोल गोल होता है ना आलू गोल गोल, उससे भी मालूम चल जा रहा है कि आलू गोल उत्पादन, गोल गोल आलू ही। हाँ, ना बिल्कुल नहीं, झींगा मछली है। ओके, दुग्ध उत्पादन से बिल्कुल नहीं, फल उत्पादन, नारी क्रांति से हुआ था ना फल उत्पादन। ओके,
और श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन हुआ था। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और आई थिंक कोई भी स्टूडेंट अगर हिस्ट्री सॉरी जियोग्राफी पढ़ा होगा तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन यही है ना, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अगर आप इसका मुझे जवाब दीजिए, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन या फिर आलू उत्पादन? इसे कौन सा सही जवाब होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन या फिर आलू उत्पादन? तो ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं है ना? क्या पीछे वाले बता रहे हैं क्या? फूल क्रांति, आलू उत्पादन? हरित क्रांति संबंधित है किसी उत्पादन से ना। हरित हरा भरा होता है ना, खेत खेत हरा भरा होता है, वहां से याद रख लेना। अब 1900 आई थिंक 65 67 के आसपास जब भारत ना विदेशों से अमेरिका से क्या करता था उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो उसी समय हरित क्रांति भारत में आई थी। उसमें जो साइंटिफिक मेथड थे वो कृषि में प्रयोग किए गए थे, जिसके कारण से यूरिया डीएपी खाद वगैरह का प्रयोग किया गया था ना, उसी समय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था भारत में। जब भारत क्या हो गया, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें किसी देश से खरीदना नहीं पड़ता था धीरे धीरे, और इस समय हम क्या करते हैं, दूसरे देशों का हेल्प करते हैं, बेचते हैं, यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं ना? अब हम आत्मनिर्भर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन से संबंधित हो जाएगा ना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित। ओके, तो ये हो जाएगा सही जवाब, कृषि उत्पादन। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, वर्मी कल्चर। वर्मी, यस अनुपमा आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कृषि उत्पादन कृषि से संबंधित है ना। देखिए, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? वर्मी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है आपको हमें बताना है। केचुआ पालन, मधुमक्खी पालन, घोड़ा पालन या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। वर्मी, वर्मी नाम से भी पता चल रहा है, अगर नाम से भी पकड़ लेंगे आप, अगर मीनिंग पता रहा हो तो। तो फिर वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से ना, केचुआ पालन से। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को होली की बधाई देना भूल गया हूँ। वीडियो के लास्ट में अभी दे दे रहा हूँ ना। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्या रहे हैं, सुरक्षित रहे, होली है ना, रंग खेलना से थोड़ा बचना भी है। आप, आपको भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, आपके माध्यम से कोई असुरक्षित ना हो आपके द्वारा ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर संबंधित है। यस अनुपमा, आपका आंसर सही है क्या ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? आप केचुआ उत्पादन से ना, केचुआ पालन, सॉरी केचुआ पालन। जिसमें क्या करते हैं हम लोग, केचुआ पालते हैं और उसे ले आकर के फिर केचुआ से जो वह खाद बनता है ना, खाद खाद बनता है, तो वेस्ट मटेरियल केचुआ से जो निकलता है, ठीक, तो उससे उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, खेतों में कर लेते हैं। केचुआ केचुआ के पास हम लोग अपना गोबर खाद जो भी होता है गाय भैंस का, वो और ठीक है, तो उन सबको हम रखते हैं, फिर वो जब मिट्टी में बदल देते हैं वो लोग, तो फिर उसको हम लोग अपने क्या करते हैं, ले जाके डाल देते हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है, खाद का काम करता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? केचुआ पालन। यस अनुपमा, आपका आंसर सही है ना, केचुआ पालन हो जाएगा ना सही जवाब, केचुआ पालन। ओके, याद रखना है केचुआ। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो केचुआ धान का जब रोपनी होता है ना, रोपनी, तो उसमें तो पैरों वैरों में और ठीक है, तो आपको पता होगा आसानी से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नकदी फसल कौन सा है? मैं फिर से बता दूं, प्रश्न है, नकदी फसल कौन सा है, इसमें से बताना है आपको। ओके, गन्ना, बैंगन, गेहूं, चावल। अगर आप देखेंगे तो नकदी फसल सबके सब हैं। ओके, कुछ जैसे बैंगन भी हम नकदी फसल ही मान सकते हैं। अब किताबों में गन्ना गन्ना के बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं ना, गन्ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गन्ना। गन्ना क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और गन्ना गन्ना को हम इसीलिए बोलते हैं बस बेचने के लिए, ये बेचने के मकसद से, पैसे के लिए। सेम टू यू अनुपमा, हैप्पी होली। ओके, थैंक यू। एडवांस अभी 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा ना। तो नकदी फसल है गन्ना। गन्ना को हम लोग बेचने के मकसद से, पैसे के मकसद से होते हैं। हालांकि जो ये अन्य जो ऑप्शन है, बैंगन, गेहूं और चावल, सबको भी हम खाने के उद्देश्य से भी खाने के उद्देश्य से बोते हैं अधिकांश, परंतु बेचने के भी काम आता है ना।
जो गन्ना है वो नकदी फसल, गन्ना हो गया, कपास हो गया और कुछ गन्ना, कपास, कुछ और भी फसल हैं जो नकदी फसल में गिने जाते हैं ना, नकदी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सा है ना। अब हम लोग मिट्टी वाले चैप्टर पे आ गए। ओके, कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मिट्टी मिट्टी कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी और भी बहुत प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। उन मिट्टियों में से आपको बताना है कि जो कपास उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन-सी है? कपास उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन-सी है? कपास से क्या होता है, एक पौधा होता है जिससे कॉटन बनता है ना, कॉटन, ओके, कपड़ा वगैरह बनता है। ओके, तो बताना है आपको कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी। यस, अनुपमा आपका आंसर सही है ना? ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है ना? और मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि ये अनुपमा जी क्या बोली, कोरोना है। क्यों, क्या कमेंट? चलिए ठीक है, मजाक किए आप, मुझे पता है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी। कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी है। ओके, काली। अ, याद रखना है कपास उत्पादन हेतु ज्यादा क्षेत्र कहाँ पे होता है? जो खंभात की खाड़ी है ना, गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो जो ये कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है ना, याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती। ओके, नर्मदा और ताप्ती, ये दो दो नदियां हैं जो कहाँ पे पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है ना, और ये दोनों अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? कहाँ पे बताइए? अरब सागर में गिराती हैं। कहाँ पे? अरब सागर में गिराती हैं। ये दो नदियां याद रखना है, ये हमेशा नाम से पूछे जाते हैं, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां। चलिए, तो काली मिट्टी क्या है? कपास उत्पादन हेतु बहुत ही उपयुक्त है। वो क्या होता है उसमें, जो जल को अवशोषित करने की क्षमता काफी ज्यादा होता है और काफी दिनों तक ये जल को अवशोषित की रहती है ना। ये हो जाएगा। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सफेद सोना है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? यस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यस, अनुपमा, ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ना? ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है सफेद सोना किसे कहते हैं। जब हम लोग ऊपर वाला प्रश्न जिक्र किए हैं ना, तो उसी से आइडिया लगा सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को, मूली को, गन्ना को, या फिर सोडियम, सोडियम धातु है ना, आई थिंक सोडियम धातु है ना। ओके, ये भी प्रश्न है ना जी की, याद रखना, केमिस्ट्री का है। और सोडियम को हमेशा हम लोग केरोसिन में रखते हैं ना, तो वायुमंडल में जब उसे ऐसा ही खुला छोड़ देंगे तो आई थिंक जलने लगता है या फिर उड़ने लगता है, कुछ ऐसा होता है। सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, कौन सा सही है? कपास, मूली, गन्ना, सोडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइए इसका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहते हैं ना, काफी कॉस्टली भी होता है ना, काटन। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास। और कुछ लोग मूली भी लगाए हैं, मूली भी सोना से कम नहीं होता, काफी ज्यादा कॉस्टली भी, सीजनल, सब सीजन में आता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कपास का जन्मदाता माना जाता है, कपास का जन्मदाता माना जाता है। आपको बताना है कि भारत में या फिर अमेरिका या फिर मिस्र या रूस। मैं आपको बता दूं, यस, अनुपमा आपका आंसर सही है ना, कपास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कपास का जन्मदाता माना जाता है, कपास का जन्मदाता माना जाता है भारत को, अमेरिका को, मिस्र को, या फिर रूस को। इसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। ठीक है, आप मुझे, मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, इसका सही जवाब आप बता दीजिए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा
आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, भारत। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूँ ना, जो भारत जो है ना कपास का उत्पादन कब से होता है। तो भारत, आप लोग सुने होंगे ना, अ, विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान और भारत के जो संक्रमण वाला क्षेत्र है ना, जो बॉर्डर वाला एरिया है, वो उसी एरिया में काफी 12 लाख, आई थिंक 12 लाख 99,600 कुछ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये क्या हुआ था, फैला हुआ था ना। इतने बड़े क्षेत्र में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस किस नदी को बोलते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं ना, सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी को बोलते हैं, और ये भारत से होकर पाकिस्तान के कराची के पास जाकर के अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। ओके। हाँ, मिस्र की सभ्यता भी है। मिस्र की सभ्यता किसी, नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता को मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता बसी थी। इसी तरह से दजला और फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो विश्व की जो जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, वो सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पे ही हमेशा बसी थी। वहीं से उनका शुरुआत हुआ था। परंतु वर्तमान में जो सभ्यता बसता है वो हाईवे के किनारे बसते हैं ना, सेम उल्टा हो गया, जो हाईवे के किनारे। उस समय यातायात का साधन हुआ करती थी ना, नदियाँ, उसी के माध्यम से लोग जाया करते थे। पहचान थी, उसी के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे ना। तो उस समय नदियाँ हुआ करती थी। इस समय आज हाईवेज हुआ करते, जहाँ पे हाईवे बना, रोड बना, वहाँ पे सभ्यता का बसना शुरू हो जाता है ना। ओके, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो फिर याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। भारत में जो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे सिंधु नदी के किनारे एक जगह चाहुंद्रो, चाहुंद्रो, उसका नाम सुने होंगे, चाहुंद्रो ना, चाहुंद्रो। उसी जगह पे कपास की प्राप्ति हुई थी। और अब विश्व में अब तक क्या है, प्राचीनतम है, वहां पे कपास प्राप्त हुआ है ना। तो वही माना है। कोई बात नहीं ना, ये अनुपमा जी, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके सामने से पहली बार प्रश्न गुजर रहा हो, कुछ डिफिकल्ट प्रश्न भी है। तो ये क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए मिस्र भी सही है ना। तो अगर कपास उत्पादन में आप देखेंगे ना, कपास उत्पादन में देखेंगे, जो कपास उत्पादन मिस्र है ना, मिस्र, जो नील नदी है, जो नील का जो मुहाना है, जहाँ पे अपना वो जल ला करके भूमध्य सागर में गिराती है, वहाँ पे काफी उपजाऊ मिट्टी है। वहाँ पे कपास का उत्पादन काफी बेस्ट क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। उस नजरिए से देखेंगे तो आपका आंसर सही भी है, आंसर सही भी है। आप मिस्र में काफी ज्यादा उत्पादन भी होता है कपास का, बेस्ट क्वालिटी का वहीं पे उत्पादन होता है। और अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में एक नदी है, मिसिसिपी नदी, सीपी नदी। और ये आई थिंक विश्व का ना, जैसे जल जल नदी तंत्र है, इस जो सॉरी, जो सीपी बोला मैं, मिसिसिपी नदी जो है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र भी है ना। नदी तंत्र जैसे गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र है ना, उसमें बहुत सारी नदियों को वो आप ले जा करके समुद्र में गिराती है ना जल को, तो उसी को नदी तंत्र बोलते हैं। बहुत सारे नदियों का जाल बिछा होता है। तो याद रखना है, जो कपास का जन्मदाता है भारत को माना जाता है। और भारत में कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कपास का उत्पादन भारत में होता है ना, याद रखना है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रेड रॉट एक रोग है ना, रोग है, और किस फसल से संबंधित है? फसल से संबंधित है। और अनुपमा गलत हो गया, कोई बात नहीं ना, अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। और इसका सही क्या हो जाएगा? रेड रॉट रोग किस फसल में लगता है? आपको बताना है, गेहूं में, धान में, मक्का में, बैंगन में। गेहूं में, धान में, मक्का में, या फिर बैंगन में, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं वेट करता हूं 10 सेकेंड। इसका सही जवाब है गेहूं। इसका सही जवाब क्या है? गेहूं। गेहूं में क्या होता है? और रेड रॉट नामक रोग लगता है, जिससे उसकी पत्तियां क्या हो जाती है? पीली हो जाती हैं, पीली। ओके, तो याद रखना है। अब पीला हो जाती है ना, उसका जो कलर है, ठीक है, पीलापन आ जाता है। गेहूं में लगता है रेड रॉट रोग, काफी फेमस रोग है, और एक नाम से पूछे भी जाते हैं प्रश्न। हाँ, तो याद रखना, रेड रॉट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? देखिए,
गेहूँ तो हमारे देश में भी बोया जाता है, विश्व के बहुत सारे देशों में बोया जाता है, परंतु जो उसका मूल स्थान जिस कपास का मूल स्थान हम लोग भारत में देखे हैं ना, तो सेम उसी तरीके से कपास का उत्पादन अ, सबसे ज़्यादा सॉरी सबसे पहले कहाँ हुआ था उस देश का नाम बताना है, जहाँ पे सबसे पहले गेहूँ का उत्पादन हुआ था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूँ। आप अगर आपको सही जवाब नहीं पता तो फिर एबीसी वैसे भी बोल सकती हैं, फिर आइडिया भी लग गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, ना? इसका सही जवाब हो जाएगा मैं थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहाँ पे अभी लेटेस्ट में भूकंप आया था, काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 45,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं ना भूकंप में। तो अनुपमा आपका आंसर ये तुर्की में हुआ था ना? ओके, तुर्की में हुआ था। कोई बात नहीं ना, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है? अब जब यही प्रश्न आपके सामने कभी एग्ज़ाम्स में आएँगे ना, तो वहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पे गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको आइडिया लग जाएगा ना। तो इसका गेहूँ का जो मूल स्थान है, ठंडे प्रदेश का ये क्या है? फसल है, ठंडे प्रदेश का फसल है। हालाँकि जो अ, ओके, ठंडे प्रदेश का फसल है। तो ये तुर्की में हुआ था, तुर्की। इसका इसमें ऑफ़िशियल नाम क्या है? तुर्कीए, तुर्कीए बोलेंगे, परंतु इसे लोग टर्की भी बोला करते हैं, तुर्की भी बोला करते हैं, जो आप बोले सही है, ओके? तो तुर्की में हुआ था सबसे पहले गेहूँ का मूल स्थान वहीं पे माना जाता है, ओके? याद रखना है, तुर्की। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, जापान तो बिल्कुल नहीं हुआ ना? जापान नहीं, भारत भारत को मान भारत में नहीं, अभी तक जो प्राचीनतम है, वो कहाँ पे? तुर्की में मिला है और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, ना? हमारा अगला प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान रिसर्च सेंटर संस्थान किस देश में स्थित है ना? ओके, किस देश में स्थित है? ये प्रश्न मैं खुद इस प्रश्न को कई एग्जाम्स में फेस किया हूँ ना। ओके, कई एग्जाम्स में फेस किया हूँ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमेशा ये न्यूज में बना रहता है, जिसमें इस समय क्या हुआ था, जो इसमें रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना, जिसके कारण जो रूस और यूक्रेन दोनों है ना, वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता था। और उन दोनों में युद्ध हो जाने के कारण जो वहाँ से गेहूँ का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब बेचना, वहाँ से वो लोग विदेशों में बेच नहीं पाते थे, जिसके कारण भारत में जो गेहूँ चावल होता है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रेट क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसकी जो हेड क्वार्टर है ना, ये है फिलीपींस। फिलीपींस राजधानी आई थिंक मनीला है ना, मनीला। फिलीपींस में वहीं पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेड क्वार्टर। ओके, यहीं पे अनुसंधान रिसर्च किया जाता है। ओके? तो याद रखना, फिलीपींस कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। दक्षिण पूर्व एशिया कहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया है? आई थिंक ओके, एशिया महाद्वीप में है ना, फिलीपींस के पास ही वो जो मैरियाना गर्त है वहीं पे स्थित है, फिलीपींस के पास ही है। ओके, याद रखना, ये जो जापान के पास वो चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक, उन्हीं सब के पास करीब ही है, वहीं पे है फिलीपींस। चलिए हम चलते, और ये भारत बिल्कुल नहीं ना, जापान, टोक्यो, चीन, बीजिंग भी नहीं है ना। हमारा अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है ना? और चावल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है आपको बताना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी करके बता सकते हैं। हाँ? मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यस, ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है ना? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, और ड्यूड शिवम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस निर्मित किस होती है? जब नदियाँ जब बाढ़ के साथ अपनी मिट्टी सॉरी बाढ़ में मिट्टी बहा करके लाती हैं, उस जो मिट्टी का जो जमाव है उसे छोड़ देती हैं अपने जहाँ पे बाढ़ वगैरह आया रहता है खेतों में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहीं पे जो वो मिट्टी होता है, उसे कुछ जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाता है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है ना, काफ़ी उपजाऊ होती है। तो उसी मिट्टी में धान की खेती, चावल की खेती की जाती है।
चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, वहाँ पे उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी याद रखना है, जब नदियाँ जब बाढ़ के द्वारा मिट्टी को लेकर आती हैं और एक नई परत बना देती हैं, क्षेत्र में जहाँ पे बाढ़ आता है, वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है और उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी और इसी को बोलते हैं आई थिंक डेल्टाई मिट्टी बोलते हैं ना, डेल्टाई मिट्टी इसी को बोलते हैं डेल्टा जब नदियाँ मिलती हैं ठीक है? तो जहाँ पे भी मिलती हैं आई थिंक डेल्टा किसे बोलते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए डेल्टा किसे बोलते हैं? हाँ, चलिए हमारा अगला प्रश्न है काली मिट्टी कपास के लिए होता है ना, बलुई मिट्टी बिल्कुल नहीं, मूँग वगैरह के लिए होता है ना? और इनमें से बाजरा बाजरा, चरी वगैरह के लिए बलुई मिट्टी होता है ना, याद रखना है और इनमें से कोई बिल्कुल भी नहीं होगा ना। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक चावल उत्पादकता सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला देश कौन सा है? याद रखना है उत्पादन और उत्पादकता में बिल्कुल क्या होता है? डिफरेंस होता है, अंतर होता है। उत्पादन और उत्पादकता में क्या होता है? अंतर होता है। मैं इसका अंतर बता दे रहा हूँ, आप इसका जवाब सही बता देंगे। देखिए उत्पादकता उसे बोलेंगे जो एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, निश्चित क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है। एक क्षेत्र में मान लीजिए अगर 1 बीघा लेते हैं, 1 बीघा में कितना उत्पादन हुआ ना, तो उत्पादकता बोलेंगे ना, उत्पादकता, ठीक है? और उत्पादन पूरे जितना भी क्षेत्र है उसमें कितना फसल उत्पादन हुआ उसे उत्पादन बोलेंगे, कितना पैदावार हुआ उसे उत्पादन बोलेंगे और एक जब निश्चित क्षेत्र में हो जाएगा, तो उसमें हम उत्पादकता बोलेंगे। आपको ये बताना है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किस देश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। देखिए इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है, मर्रे डार्लिंग नदी कहा जाता है ना, वो नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है और उस नदी के किनारे काफ़ी अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का वहाँ पे जमा होता है। वहाँ पे क्या होता है काफ़ी अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है और जो एक निश्चित क्षेत्र चावल का उत्पादन होता है वो उसमें अधिकांश है, कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या एक निश्चित क्षेत्र में चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज़ राइट आंसर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में भारत का स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन-सा है? नो ड्यूड शिवम ऑप्शन डी नहीं है ना? ऑप्शन डी नहीं है। ओके चीन नहीं है। चीन देखिए चीन जो है उत्पादन में हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे अब अगले ऑप्शन में प्रश्न में ना। हमारा अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन-सा है? आपको बताना है। यस मुझे लगता है कि ड्यूड शिवम आप चावल उत्पादन में बताया ना? चावल उत्पादन में चीन ही है। ही उत्पादन में है, परंतु चीन की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उसे विदेशों से चावल खरीदना पड़ता है। विदेशों से चावल खरीदना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, ठीक है? अब इसीलिए आप ऑप्शन भी डिलीट कर दिए ना, कोई बात नहीं ना? चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे नहीं जाएँगे, पहले इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन-सा है? चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन-सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवाँ? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवाँ ना? तो आपको बताना है, मैं अभी जस्ट इसके पहले बताया हूँ कि चावल उत्पादन में चीन का स्थान क्या है? प्रथम है और चीन का उत्पादन क्या है उसमें सॉरी चावल के उत्पादन में चीन का स्थान क्या है? प्रथम है, परंतु उसकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहाँ पे चावल उसे विदेशों से खरीदना पड़ता है और चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। ठीक है? चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है ना, दूसरे स्थान। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना ना, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना। अगले अगले प्रश्न में ट्राई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा। ओके चलिए, हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। ये आ गया ना उत्पादक, वहां पे उत्पादकता था उसमें क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। अरे कोई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं ना, डूड शिवम कोई बात नहीं ना। चलिए ये प्रश्न का जवाब दीजिए। आप अपना कमेंट डिलीट मत कीजिए, रहने दीजिए वैसे ना, गलत है तो गलत है तो क्या हुआ? ठीक है? सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है बताना है आपको। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, आपको इनमें से बताना है कि सर्वाधिक चावल उत्पादन किस देश में होता है। अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर वाले जो प्रश्न ना उसमें जिक्र किया है। तो चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन। चीन में चावल का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, परंतु उसकी जनसंख्या इतनी अधिक है और उसकी पूरी जनसंख्या के लिए खाने के लिए कम पड़ जाता है ना,
खाने के लिए कम पड़ जाता है, तो इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि चाइना में कुत्ता कुत्ता हो गया और भी कई सारे जानवर वो लोग मार के खाते हैं ना, इसीलिए वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है। तो इसके से जो क्या हो जाएगा, चीन में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, परंतु उसमें जनसंख्या अधिक होने के कारण उसे खाना भी पड़ता है। ओके, भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि मनुष्य क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। ये आई थिंक काफ़ी ईज़ी प्रश्न है ना? अब मनुष्य है, इनमें से क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है। ओके, 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से मुझे एबीसीडी करके आप बता सकते हैं ना जल्दी से, एबीसीडी। शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी। ओके, तो मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड। यस ड्यूड शिवम। नहीं, शाकाहारी बिल्कुल नहीं है ना, शाकाहारी नहीं है, सर्वाहारी है ना। और क्या है जो शाकाहारी उसे बोलेंगे ना, शाकाहारी साग। साग मतलब साग सब्जी। जो शाकाहारी साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी बोलेंगे। ओके, मांसाहारी जो मांस भी खाते हैं ना, जो मांस खाते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं ना, जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, तो उसे मांसाहारी बोलेंगे। और जो दोनों खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसे मांसाहारी बोलेंगे। सॉरी, सर्वाहारी बोलेंगे। जो सब का सब खाते हैं उसे सर्वाहारी बोलेंगे। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, और ड्यूड शिवम गलत हो गया आपका आंसर, तो कोई बात नहीं ना, फिर अगले प्रश्न में ट्राई कीजिएगा। हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना ना, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। जो युद्ध में उतरता है वही हारता या जीतता है। जो युद्ध में उतरता भी नहीं है वो क्या जानेगा हार या जीत क्या होता है ना। ओके, अगर गलत है तो कोई बात नहीं। यस ड्यूड शिवम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुझे लगता है कि आपने आपने और पिछले वाले का ऑप्शन ए इसका जवाब दिया था, सर्वाधिक चावल वाला ना। आपका वो भी सही है ना, ए भी सही है। और मनुष्य है सर्वाहारी, ये आपका ये भी आंसर सही है ना। और मैंने थोड़ा लेट से आपसे आपका कमेंट देखा, गलत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक वो उन्हें बोलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आप जो क्लास 6, 7, 8, 9 में ना पढ़े होंगे, क्या होते हैं? क्लोरोफिल। जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है, तत्व होता है, पदार्थ होता है। और जिसमें क्या होता है? उस पदार्थ से ही वो क्या करते हैं ना, भोजन बनाते हैं ना, अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसीलिए वो जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं उत्पादक की श्रेणी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। याद रखना है, इसमें से कौन होगा? आहार श्रृंखला। ओके, आहार श्रृंखला में उत्पादक इसे कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ना, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। वो हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है ना। याद रखना है, जानवर क्या है? जानवर हरे पेड़ पौधे पे निर्भर है या फिर मांस वगैरह पे निर्भर है ना, मांस वगैरह पे भी निर्भर है। तो याद रखना है, हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, जानवर निर्भर हैं दूसरे पे, क्या है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता है, ये दूसरे के जो बनाया हुआ भोजन है उसको ग्रहण करते हैं। और मनुष्य क्या है? वो दोनों पे निर्भर है, सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी है। तो याद रखना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है जो मैंने अभी जस्ट ऊपर जिक्र किया, उसी से संबंधित है, उपभोक्ता। उपभोक्ता के भाग हैं, यानी उपभोक्ता इनमें से कौन कौन से जो उपभोक्ता हैं, यानी उपभोक्ता यानी दूसरे का बनाया हुआ भोजन ले लेते हैं ना, चोरी के माध्यम से या जिस जैसे भी हो, दूसरे के बनाए हुए भोजन को वो ले लेते हैं। तो आपको बताना है उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता को भी बांटा गया है, उनमें भी कैसे कैसे कई कई लोग क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, कई लोग मांसाहारी आते हैं, कई लोग सर्वाहारी होते हैं। उपभोक्ता को डिवीजन किया गया है। तो आप इसका मुझे कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा ना, इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, उपभोक्ता के भाग हैं, इनमें से कौन कौन से उपभोक्ता है ना, जो उपभोक्ता का हम जब वर्गीकरण करेंगे तो उनमें ये लोग आएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता को कई भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सभी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पर्णपाती का अर्थ है, इसे बताना है आपको। कोई बात नहीं ना, सॉरी नहीं, बार बार नहीं, सॉरी नहीं बोलना है बार बार। तो आपको बताना है कि पर्णपाती का अर्थ है, इनमें से कौन सा पर्णपाती का अर्थ है? पतझड़, मौसम, घास, खेत। बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पतझड़, मौसम, घास या फिर खेत। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे वन होते हैं ना, वन वन पेड़ पौधे, उनको कई भागों में बांटा गया। कुछ सदाबहार पेड़ होते हैं जो जीवन मतलब अपने हर समय उसमें हरी पत्तियां उस पे लगी रहती हैं, हरी पत्तियां लगी रहती हैं, हालांकि सूखी पत्तियां गिर। यस ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पर पर्णपाती का आंसर क्या, पर्णपाती का अर्थ क्या होगा? पतझड़, जो अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में। मतलब जब उनका सीजन आता है ना, जैसे पतझड़ का समय आता है, तो वो अपने पत्तियां क्या करती हैं? गिरा देती हैं। ओके, अपनी पत्तियां क्या करती हैं? गिरा देती हैं। ओके, तो पतझड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी, पर्णपाती का अर्थ क्या हो जाएगा? पतझड़ में है ना, जो जब ठंडी का मौसम था, तो ठंडी के मौसम में आम पौधे जो होते हैं, बहुत सारे और पौधे भी होते हैं जो अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। जब गर्मी का सीजन आता है तो उसमें नए नए पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है ना। जैसे इस समय क्या है, इस समय बसंत ऋतु चल रहा है ना, तो इसमें हरी हरी पत्तियां, गेहूं के भी हरे हरे फसल हैं। तो इस समय नींद वगैरह बहुत अच्छा आता है ना, नींद। ओके, तो ये इससे पहले जो समय था वो पतझड़ का ही समय था। ओके, इसमें नई नई पत्तियां आ रही होंगी पेड़ पौधों पे, तो याद रखना है। तो पतझड़ पर्णपाती का अर्थ है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन है। आपको बताना है ओजोन है, ओजोन क्या है? ओजोन का फार्मूला बताना है। अगर आप 12th पास होंगे तो मुझे लगता है कि आपको आंसर इसका आना चाहिए। ओजोन का जो फार्मूला है वो क्या होता है? ड्यूड शिवम जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ओजोन का फार्मूला क्या होगा? O3, O2, H2O या इनमें से कोई नहीं? ओजोन का ये क्या फार्मूला है? केमिस्ट्री का ये प्रश्न है ना। ओजोन है, इनमें से कौन सा क्या है? O3 या फिर O2 है या फिर H2O है या फिर कोई नहीं है? आपको मुझे कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा? O3, O2, H2O या फिर इनमें कोई नहीं? और देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा O3, ओजोन। ओजोन का क्या है फार्मूला है? O3 है ना। O3 क्या है? ओजोन का फार्मूला है, तो याद रखना है। और O2 क्या है? ऑक्सीजन है। H2O क्या है? जल है। जल, जल ही जीवन है ना। तो H2O क्या है? जल है, तो याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में चक्रवात को क्या कहा जाता है ना? चक्रवात क्या है? ये भी एक तूफान ही है। और भारत में चक्रवात को भी नाम से जाना जाता है ना। अलग अलग जगहों पे चक्रवात को अलग अलग नाम, इस तरह से दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन। उत्तरी अमेरिका में भी ना, कम नहीं हूँ। ओके, यस, हरिकेन के नाम से ही जाना जाता है जहाँ तक मुझे पता है। ओके, तो और हरिकेन हो गया। दक्षिणी अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में जाना जाता है। और बिल्ली बिल्ली कहाँ पे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में बिली नाम से जाता है। यस शिवम ड्यूड, आपका आंसर सही है ना। आपका आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, पिछले वाले प्रश्न का आप आंसर दिए हैं। ओके, कोई बात नहीं, सही आंसर है। और भारत में चक्रवात को क्या कहा जाता है तो बताना है, मैं भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। और टाइफून, और टाइफून, चाइना टाइफून, चाइना में कुछ नाम ऐसे तो ना, जी जी जांग ऐसे करके वगैरह वगैरह नाम होता है। तो उसी से कुछ मिलता जुलता है टाइफून। तो चाइना वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे टाइफून के नाम है। और बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया वाले नाम में, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। और जो चक्रवात है, चक्रवात को भारत में चक्रवात के नाम से ही जाना, याद रखना है। चक्रवात को भारत में चक्रवात के नाम, तो याद रखना है, हो जाएगा चक्रवात। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट मैंने ऊपर जिक्र किया ना, अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? आपका जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिकेन, टाइफून,
तूफान या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा। अमेरिका में चक्रवात किस नाम से जाना जाता है? टाइफून, तूफान या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया हूँ, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिकेन ना, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और टाइफून आई थिंक चाइना में, और बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में, और इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात के अन्य नाम हैं। चक्रवात के अन्य नाम हैं, इनमें से बताना है। और न्यू डूडसिवम, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं ना, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं है ना। टाइफून चाइना में जाना है, चाइना में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई बात नहीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चक्रवात के अन्य नाम है, आपको बताना है। जो चक्रवात आता है ना, चक्रवात आता है, चक्रवात को अलग अलग जगहों पे अन्य नामों से जाना जाता है, तो उसमें बताना है कौन कौन से इस चक्रवात के ही हैं। तो पहला है टॉर्नेडो। मुझे लगता है ना टॉर्नेडो, जो अमेरिका में ना, उत्तरी अमेरिका में टॉर्नेडो के नाम से ही टॉर्नेडो बोल रहा था। और टाइफून, टाइफून चाइना में, मैक वाले रीजन के आसपास, जापान के आसपास ना, वहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाता है। और हरिकेन कहाँ पे? और दक्षिणी अमेरिका में। और जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये अन्य जो नाम, ये जो सारे नाम हैं, ये चक्रवात के ही नाम है। तो इसलिए आपका आंसर और ड्यूड शिवम सही हो जाएगा ना। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी क्या है? सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संघनन के रूप हैं। संघनन, संघनन जब क्या होते हैं? जो जल के वाष्प होते हैं, जल के वाष्प जब वो ऊपर जाते हैं और वहाँ पे धूल के कण, राख है वगैरह, धुआं वगैरह मिलता है ना, जब वो मिलते हैं तो उस पे क्या होता है? चिपक करके, और वो चिपक के वो जल का रूप है, वो आकार बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और कुछ कुछ देर के बाद क्या हो जाता है? वो पानी की बूंद में बदल जाता है, पानी की बूंद में बदल जाता है। और जब उसकी भार जब ज्यादा बढ़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। अ, सुबह के समय पे ना, गर्मियों के, और सुबह के समय में क्या होता है? उसमें मौसम क्या होता है? उसमें ठंडा होता है, वातावरण ठंडा होता है, जिसके कारण संघनन की क्रिया ज़्यादा होती है। और उसी से मेरा जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, पत्तियों पे और जल के छोटे छोटे वाष्प होते हैं ना, वाष्प पड़े रहते हैं, छोटे छोटे वाष्प पड़े रहते हैं ना, याद रखना। तो हमें बताना है कि जो ये क्रिया है ना, जल को भाप, सॉरी, जल के वाष्प का फिर पानी में बदलना, उसमें से ये कौन कौन से हैं? ओस, कोहरा, बादल, यानी उस क्रिया से ही निर्मित है। ये जो सारे के सारे हैं ना, उसी क्रिया से निर्मित। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही जवाब होगा ना। ये जवाब कौन सा होगा? यस ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है ना। और जो ये ओस, कोहरा, बादल है, ये सारे के सारे किसे हैं? संघनन के माध्यम, संघनन के द्वारा ही निर्मित होते हैं, संघनन के द्वारा ही बनते हैं। ओस भी है ना, ओस जब ये ठंडे के मौसम में पड़ता है ना, ओस। और कोहरा, जब उसमें क्या होता है? धुआं वगैरह मिल जाता है, धुंध धुंध सा छा, और बादल, बादल भी संघनन चाहिए। बादल जब जो यहाँ से जो जल के वाष्प हैं, जो भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, वो जैसे बढ़ते ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके क्या होते हैं? जब ठंडी होती जाते हैं ना, ठंडी होते जाते हैं, और ठंडी होने के बाद वो क्या होते हैं? जल के वाष्प में बदलने लगते हैं, बदलते बदलते वो लोग बादल बन जाते हैं, और बादल फिर वो बारिश के माध्यम से फिर वो नीचे गिर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर नीचे गिर जाता है पृथ्वी पे। ओके, तो ये भी क्या है? संघनन की ही एक प्रकार है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यस ड्यूड शिवम, आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। आपको बताना है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, बादल, आर्द्रता, या फिर वर्षण। मुझे लगता है कि प्रश्न क्लियर होगा। और प्रश्न है द्रव, यानी कोई भी जल हो, क्या हो? जल हो, द्रव, द्रव जब हम गर्म करते हैं, गर्म होता है तो फिर क्या होता है? भाप में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो उस क्रिया को, यानी कि द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना, नाम से जाना
पहला है वाष्पीकरण, वाष्प में बदलना, बादल के आर्द्रता या फिर वर्षण। वर्षण आपको बताना है। और ड्यूट शिवम, अगर आप ये ऑप्शन डी आंसर बताए हैं तो क्या आपने आंसर नहीं बताई, पुराने प्रश्न के आंसर हैं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि पानी जो जल रहता है, जल जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये हो जाएगा हमारा सही जवाब वाष्पीकरण, ऑप्शन ए पर। हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 12th लेवल के पढ़े होंगे तो फिर आपका आंसर इसका पता होना चाहिए। जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे जल के जो है ना भाप के रूप में, ऐसी अवस्था में वो जल क्या है हमारे वायुमंडल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। जब वही जल की मात्रा आर्द्रता जब बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है? पानी का आकार वाष्प होता है, सॉरी भाप होता है ना, गैसीय अवस्था में होता है, उसका आकार बढ़ने लगता है और वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पे गिर जाता है। यहाँ पे भी बादल के रूप में वो गिर जाता है, बादल बन जाता है और फिर वहाँ से बादल के माध्यम से जल के रूप में गिर जाता है। तो ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा आर्द्रता, कहेंगे उसे क्या बोलेंगे? आर्द्रता बोलेंगे उसे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है लू। लू लू बहता है ना, लू गर्मी के मौसम में लू, तो लू लू क्या है? पवन है, प्रकार है। तो आपको बताना है जो लू पवन है वह किस देश से संबंधित है? लू पवन देश से संबंधित है या कहाँ पे बहता है? तो भारत में गर्मी की अब आ गया है ना, पतझड़ के समय के बाद जब गेहूं पकता है, गेहूं पकता है, गेहूं पकने के बाद जब कट जाता है ना, उसके आसपास के समय के जो लू है, वो यहाँ पे भारत में क्या होता है? लू से नाम, लू 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 है, एक पवन है, गर्म हवा है ना, भारत में लू के नाम से जाना जाता है। ओके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना है और भारत में इसे लू के नाम से। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पछुआ पवन का अन्य नाम है। पछुआ पवन क्या है? पछुआ पवन का अन्य नाम है गरजती चालीसा, कर पचासा, चिकता साठा और उपरोक्त सभी। ठीक है, पृथ्वी पे चलने वाले पवन है ना, और कहाँ पे? 30 डिग्री अक्षांश में ना, कहाँ पे? 23 डिग्री अक्षांश पे, 23 33, वही, और 30 डिग्री के आसपास ना, वहाँ पे जो हवाएं चलती क्या बोलते हैं? पछुआ हवा के नाम, सॉरी पछुआ पवन के नाम से। और यही पछुआ पवन क्या है? जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? देश है, बहुत सारे देश हैं, तो उन देशों के क्या होते हैं? टकराते हुए जाते हैं, जो क्षेत्र है ना वो स्थल ज्यादा है, स्थल तो टकराते हुए जाते हैं, इसलिए इसका जो वेग है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिशाओं में बदल जाता है। परंतु जो दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि दक्षिण के जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में क्या है? समुद्र ही समुद्र है। तो वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं तो काफी आवाज करती है ना, हवाएं जो चलती हैं आवाज करती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गरजती चालीसा, जो जो वहाँ पे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश चालीसा के नाम से जाना जाता है। और 50 डिग्री अक्षांश पे भयंकर पचासा, वहाँ पे जब आप जहाज के आने वाले जहाज के माध्यम से जाएंगे तो हवा में काफी चीखती आवाजें उसमें उत्पन्न होती सुनाई देंगी, तो भयंकर पचासा बोलते हैं। और चिकता साठा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास और उत्तरी अक्षांश में भी, परंतु यहाँ पे स्थल होने के नाते यहाँ पे उसका विकास अच्छी मात्रा में अच्छे और ढंग से नहीं हो पाया है, और ये दक्षिण में काफी अधिक हुआ है। तो ये उसे चिकता साठा के नाम से याद रखना। चिकता साठा, ये सारे के सारे जो नाम है पछुआ पवन के ही। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका? ये जवाब हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न पे, हमारा अगला प्रश्न है जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव कौन से? दो ध्रुव है ना, तो वो ध्रुव तारा नहीं है ना, और ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और दोनों ध्रुवों पे क्या होता है? जो हवाएं चलती हैं ये हमेशा हवाएं निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, जो वायुदाब है, वायुदाब में अंतर के कारण और भी कई वायुदाब भी उसमें से
तापांतर भी और भी कई सारे कारण हैं। परंतु जो वायुदाब है, वायुदाब में अंतर के कारण सॉरी हाँ, वायुदाब वायुदाब को भी कई अलग-अलग भागों में बाँटा गया है, जैसे उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब। वायुदाब क्या होगा? कम होगा, वहाँ पे निम्न वायुदाब, जहाँ अधिक होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब। ध्रुव होते हैं ना, जो ध्रुव पे हमेशा क्या होती हैं हवाएँ उतरती हैं तो आप यहाँ भी हवाएँ जब ऊपर से नीचे उतरेंगी, वहाँ पे दाब डालेंगे ना, दाब वो इसलिए वहाँ पे दाब क्या होता है हमेशा अधिकांश होता है और वहाँ पे निम्न वायुदाब विकसित नहीं हो पाता है। फिर ये क्या हो जाएगा हमेशा ध्रुवों पे क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब हमेशा ध्रुवों पर होता है। जब क्या हो जाएगा? ध्रुवों पे उच्च वायुदाब होता है और हवाएँ किसी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जहाँ हवाएँ निम्न वायुदाब में क्या होती हैं, वहाँ हवाओं की कमी होती है। उस जगह पे हवाएँ निम्न वायुदाब में गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। वहाँ पे उस जगह का स्थान लेने के उच्च वायुदाब से हवाएँ वहाँ पे आती वहाँ पे हवाएँ उच्च वायुदाब से आती हैं और उस जगह को क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं, घेर लेती हैं। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब ना? उच्च वायुदाब। हमारा अगला प्रश्न है वायुदाब मापी यंत्र है। इसमें से बताना है कि किस यंत्र वायुदाब को नापते हैं, वायुदाब को नापते हैं। पास्कल, बार, बैरोमीटर या उपरोक्त सभी। पास्कल, मिलीबार या फिर बैरोमीटर या उपरोक्त सभी आपको बताना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सारे के सारे है ना, सारे के सारे यंत्र से वायुदाब ही नापा जाता है, वायुदाब ही नापा जाता है। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं और जो ये यंत्र हैं, सभी यंत्रों से वायुदाब ही नापा जाता है ना। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ओके, वो जो परंतु वो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे भी सब अगर नहीं बोल सकते, सबका उद्देश्य क्या होता है? वायुदाब नापना ही होता है। सबका नहीं होता है, जो उससे संबंधित है उसी का। पास्कल, मिलीबार और बैरोमीटर ऐसे वायुदाब ही नाप। अपने अगले प्रश्न पे हम अगला प्रश्न है वायुमंडल की उपस्थिति के कारण क्या है? अगर सभी ग्रहों पे वायुमंडल मिलता और इसी तरह की डेवलपमेंट सब जगह मानव होते हैं, तो हमारा गोल्ड लॉक जोन में है ना, यहाँ पे क्या है अ, मानव की है काफी उपयुक्त है ना, यहाँ पे अनुकूल है, हम बोल सकते हैं अनुकूल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आसानी से रह पाते हैं, आसानी से यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं और रह पाते हैं। तो पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण क्या है तो ये बताना है। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ऊंचे पर्वत, विशाल समुद्र या फिर मानव, आपको बताना है तो जो वायुमंडल है वो किस कारण से यहाँ पे पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना वो अ, सबको खींची हुई है, वो बांधी हुई है। तो गुरुत्वाकर्षण कारण ही पृथ्वी पर क्या है वायुमंडल है, उपस्थित है, वायुमंडल उपस्थित है। ओके, या नहीं है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है मकर रेखा पर दिन कब बड़ा होता है? याद रखना मकर रेखा कहाँ पे है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, जो जो अफ्रीका महाद्वीप से वो गुजरता है ना, मकर रेखा। मकर रेखा तो याद रखना है मकर रेखा पर दिन कब बड़ा होगा? ये दक्षिण में है, तो जब मकर रेखा पर दक्षिणी में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, जब वहाँ पे दिन क्या होगा? बड़ा होगा, तो जस्ट उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा, छोटा दिन होगा। तो ये तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ठंडी के मौसम में होता है। कब होता है ठंडी के मौसम में? सन उधर सूर्य जब वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ठंडी होता है ना, ठंडी का मौसम होता है, तो यहाँ पे दिन सबसे छोटा-छोटा होता है। तो 22 दिसंबर के आसपास का जो दिन है, 22 दिसंबर ही तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। हम ये भी बोल सकते हैं जब मकर रेखा पे जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, वहाँ पे तो उस समय क्या होता है? दिन बड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है दिसंबर में हो जाएगा ना? इसलिए क्या हो जाएगा दिसंबर में, दिसंबर के महीने में वहाँ मकर रेखा पे सूर्य की किरण बोल सकते हैं सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पे, तो वहाँ पे तो क्या होता है उस समय वहाँ पे बड़ा-बड़ा होता है। उस समय कर्क रेखा पे दिन छोटा-छोटा होता है। अपने अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर स्थित पर्वत है। ये काफ़ी इंटरेस्ट जो
विश्व की जो सबसे बड़ी-बड़ी पर्वतें हैं, पर्वतों में से एक पर्वत जो है, विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को आधे-आधे आधे भागों में बाँटती है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ना वो आधे-आधे पे कार्य करती है, काटती है। तो आपको बताना है कि वो जो विषुवत रेखा है, उस विषुवत रेखा पर एक क्या है, पर्वत स्थित काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फेमस पर्वत भी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन-सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट फ्यूजियामा या फिर इनमें से कोई नहीं। माउंट फ्यूजियामा आप इसे चाहें तो इलिम भी लगा सकते हैं। सन मेथड से भी लगा सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पे हिमालय पे है ना, हिमालय पर्वत पे है। हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, इस हिमालय पर्वत श्रेणी पे क्या है? विषुवत नहीं माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, तो कहाँ पे? हमने पूछा कि विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा में भारत से काफ़ी दूर है ना ये विषुवत रेखा, ओके, तो ये होगा नहीं। माउंट फ्यूजियामा जापान में, जापान तो और भी ऊपर है ना, गोलार्ध में और भी ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं और इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा से जो अगर है किलिमंजारो, ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, तंजानिया के वहाँ पे मंजारो पर्वत है, ये जो विषुवत रेखा पे ही स्थित है। यारो याद रखना है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊँचा पर्वत भी है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ज्वालामुखी रीजन है। ऊपर-ऊपर जैसे हम जाते हैं वहाँ पे क्या होता है अ, तापमान गिरता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल, यहाँ पे क्षोभ मंडल ऊपर जाएँगे वैसे-वैसे तापमान बढ़ता जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक ठंडा स्थान। आपको बताना है कि सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पर है? और सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पे है? कहाँ पे? पृथ्वी पे सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो कहाँ? पहला है वोस्ताक, व्लादिवोस्तोक एक है ना जगह का नाम व्लादिवोस्तोक, कहाँ पे है? रूस में है। व्लादिवोस्तोक तो रूस के आस-पास का जो रूस का ऊपर का जो क्षेत्र है ना, रूस के ऊपर का वो अंटार्कटिका में, सॉरी मैं बोला ना वोस्ताक, उसे आर्कटिक बोलेंगे ना, वो जो उत्तरी ध्रुव है, उसके जो आस-पास का जो क्षेत्र है उसे बोलेंगे आर्कटिक। जो दक्षिण में ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव उसे बोलेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिका ना, अंटार्कटिका। तो वहाँ पे एक जगह है बोस्ताक, दक्षिणी ध्रुव पे, वहाँ पे पृथ्वी का सबसे ठंडा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं पे लोवेस्ट होता है, कम टेम्परेचर वहीं पे पाया जाता है, अंटार्कटिका में है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और आपको बता दूं तो मास्को क्या है? रूस की राजधानी। तो क्या है जो ऑप्शन बी है, मास्को ये है रूस की राजधानी, याद रखना है। और कराची का है, कराची यहाँ पे कराची के पास ही जो अपना जल लाकर अरब सागर में गिरा, याद रखना है। कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और वाशिंगटन 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 अमेरिका की राजधानी है, राजधानी है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट आंसर, ओके। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। जो 2 लोग लाइव हैं और जो भी लाइव है ना वो कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या है। अगर पता तो भी हाय बाय कुछ भी बोले। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान बताना है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है? अल अजीजिया लीबिया में या फिर मॉस्को रूस में और या वोस्ताक व्लादिवोस्तोक, ये वोस्ताक ये है ना एक, व्लादिवोस्तोक एक रूस में भी है। वोस्ताक अंटार्कटिका और एक वोस्ताक क्या है? व्लादिवोस्तोक रूस में भी है, तो इसका नाम क्या है? व्लादिवोस्तोक है, याद रखना रूस में है और कश्मीर भारत में है। तो आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, जो ये अन्य ऑप्शन है तीनों, मॉस्को क्या स्थान, वोस्ताक रूस में ये स्थान है और जो कश्मीर है भारत में स्थान ही है ना, तो इस ऑप्शन से हम काट सकते हैं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अल अजीजिया। अल अजीजिया जो क्या है? लीबिया, लीबिया एक क्या है? देश है। जो सहारा मरुस्थल है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में ही, सॉरी, तो वहीं पे एक देश है लीबिया। उस लीबिया में एक स्थान अल अजीजिया, वहाँ पे आई थिंक 57 डिग्री तापमान पहुँच जाता है। तो उस पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है। याद रखना है अल अजीजिया एक देश जहाँ पे एक तानाशाह हुए थे ना काफ़ी फेमस, गद्दाफी, बस तानाशाह थे पॉपुलर ना, तो ये हो जाएँगे अल अजीजिया। वहाँ पे तापमान जो किसका भाग है? मरुस्थल का। ये अपने अगले प्रश्न पे,
हमारा अगला प्रश्न है -100 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ होता है? डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ होता है? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल मंडल या फिर समताप मंडल? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल? आपको बताना है सभी में से कौन से मंडल में सबसे कम तापमान यानी -100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक प्राप्त होता है। तो आपको इसमें से बताइए। और मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड, जो भी लाइव है वो कमेंट करके मुझे बताए कि सही आंसर क्या होगा ना। मुझे आप अब इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा। समताप मंडल है, उस समताप मंडल में टेम्परेचर काफ़ी सामान्य रहता है, परंतु और भी ऊँचे जाएँगे वहाँ पे भी और उसी से भी ऊपर तीसरा मंडल है जो मध्य मंडल। मध्य मंडल वहाँ पे जब जाएँगे ना तो टेम्परेचर माइनस में। और जो पृथ्वी तो है ना वायुमंडल में यही जगह है जहाँ पे तापमान एकदम न्यूनतम होता है। कम तापमान कहीं पृथ्वी पे ज़्यादा तापमान यहीं पे है। वायुमंडल में, ये वायुमंडल तो सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पे है। मध्य मंडल में -डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल में, यहाँ पे मध्य मंडल में। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन गैस। ओजोन गैस उपस्थित है। ओजोन गैस किस मंडल में उपस्थित है? आपको बताना है। ओजोन गैस मंडल में उपस्थित है। पहला समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा आयन मंडल या फिर वायुमंडल। ठीक है? तो इसका ये जवाब आप मुझे बताएं कमेंट करके। का जो डिवीजन करेंगे ना मंडल में जब बांटेंगे तो उसका सबसे पहला मंडल आएगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। तो जो पहला मंडल है उसे क्षोभ मंडल बोलेंगे, जो दूसरा मंडल है समताप मंडल बोलेंगे और ये समताप मंडल है ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? और लेयर भी बोलते हैं ना, इसका मतलब जो पृथ्वी अ, परावैज्ञानिक से ना सूर्य की जो निकलने वाली जो अवशोषित या फिर उसको रिफ्लेक्ट वहीं से वापस भेज दे, तो इसे हो जाएगा ये समताप मंडल। तो क्या हो जाएगा? समताप मंडल। और हम चलते हैं प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है असमस्त मौसमी गतिविधि होती हैं जो तूफान का होता है ना, ये मौसमी गतिविधि मंडल में होता है। बताना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल मंडल या फिर बाह्य मंडल बताना है। वो मुझे लगता है कि ऊपर वाले प्रश्न में ऊपर वाले प्रश्न में मैंने जिक्र किया। आप मुझे इसका कमेंट करके बता दीजिए तो जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब। अभी मैंने बताया ना तो जहाँ पे है ना पृथ्वी पहले मंडल में ही तूफान आता है, बारिश होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ये मंडल क्षोभ मंडल में ही तूफान बारिश वगैरह आता है ना, तो क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे होती है ना? क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई होता है आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल की सर्वाधिक विषुवत रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पे और या फिर करके बताएं अगर आप लाइव देख रहे हैं। तो सही जवाब है ना इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे इसकी जो ऊंचाई थी काफी ऊंचाई तक ही इतना काफी ऊंचाई तक ही विस्तृत है, परंतु जो ध्रुव है ना, ध्रुव पे काफी पतला है। इसका 8 किलो 8 किलोमीटर या फिर कहीं और भी कम है। 8 किलोमीटर से कम भी इसका लेयर ध्रुवों पे है, परंतु जो विषुवत रेखा है वहाँ पे 18 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक ही विस्तृत हुआ है ना, याद रखना। और सेम इसी उल्टा हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल का जो लेयर है विषुवत रेखा पे काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम मोटाई का, परंतु जो और जो ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वहाँ मैक्सिमम अधिकांश काफ़ी ऊंचाई तक वहाँ पे याद रखना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विषुवत यहाँ पे। विषुवत यहाँ पे क्या है? ध्रुव मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक है ना। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है
वायुमंडल का प्रथम स्तर है, वायुमंडल का बांटते हैं ना, वो पहला क्षोभ मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल और फिर वायुमंडल। तो जो ये इनमें से जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल, बता दिया मैंने सुना। जैसे ये क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल, मंडल क्या है पहला मंडल। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छन्नी की भांति कार्य करता है। जस्ट मैंने ओजोन वाले प्रश्न में बताया था ना, बात क्या करता है ये जीवन रक्षक एक वैसे लेयर है ना, ओजोन से निर्मित, ओजोन गैस से निर्मित, ओजोन गैस। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन ए राइट आंसर ना, ओजोन क्या है सही जवाब है। हम चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस, हाउस गैस ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ये वही गैस जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह से ना निर्मित होते हैं उसमें से, और जो एक 4-5 प्रकार के होते हैं ना, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन, मुझे लगता है जलवाष्प भी, जल की जो है ना जलवाष्प वो भी अवशोषित करता है और टेम्परेचर को, सूर्य से आने वाले तापमान को। तो ये भी H2O भी है ना, टू भी है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। और मीथेन भी हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड में, यानी कि उपरोक्त सभी हाउस गैसेज है, हाउस गैस। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अक्रिय गैस है, अक्रिय जो क्रियाशील, जो क्रियाशील ज्वलनशील, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्गन, एकदम नियॉन। चारों के चारों है ना, जो सॉरी उपरोक्त जो तीनों है ना, तीनों की तीनों क्या है? अक्रिय गैस, आग नहीं लगती। ये है आर्गन, और नियॉन है अक्रिय गैस है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित? ओजोन से, ऑक्सीजन, जलवायु परिवर्तन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना संबंधित है ओजोन से। तो मॉन्ट्रियल जगह पे मैं इसका भूल रहा हूँ ना, मॉन्ट्रियल आई थिंक कनाडा में है। कनाडा में वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था आई थिंक सौ भूल रहा हूँ 190 के आसपास का। उसी समय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी में जो ओजोन लेयर था, ओजोन लेयर जो वायुमंडल में तापमंडल, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा था, वो और जो ये हाउस गैसेज है उससे क्या हो रहा था, उसका जो मोटाई है वो कम होता जा रहा था, जो त्वचा से संबंधित रोग का बढ़ जाएंगे, त्वचा के जो रोग होते हैं चर्म रोग वगैरह, वो सब क्या हो जाए उसमें वृद्धि हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए जो क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, उसे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विश्व के जो देश हैं वो सारे देश इस पे मिल करके समझौता किए। समझौता के माध्यम से उन्हें क्या करना, उस गैसेज की उत्पादन जो है जो उत्पन्न होती हैं उसे कम से कम करना, कम से कम करना, याद रखना ये ओजोन से ओजोन से संबंधित। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हम वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस इनमें कौन सी है, कौन सी गैसेस वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा तीसरा आर्गन, चौथा हाइड्रोजन। आप लोग को जगह पढ़े होंगे तो आप पता होगा, जो सर्वाधिक अधिक मात्रा में ना गैस सर्वाधिक मात्रा जो है वो है नाइट्रोजन, परसेंट है क्या, भूल रहा हूँ ना, आई थिंक 28%, क्या है नाइट्रोजन ही है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, याद रखना है नाइट्रोजन क्या है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक मात्रा, नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक। चलते हैं अपने प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई नापा जाता है, जो ओजोन की मोटाई है ना पैमाने से नापा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डाप्सन, डाप्सन क्या है, एक पैमाना है नापने का माध्यम से, प्रयोग से ही ओजोन लेयर की वैज्ञानिक ओजोन लेयर की परत नाप, मोटाई को नाप, कितना मोटा है ओजोन लेयर ना, के अनुसार वो अपना अनुमान वगैरह और रिसर्च वगैरह डाब्स मापक के अंतर। अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अल नीनो, अल नीनो क्या है, एक है ना, अल नीनो क्या है, एक है,
जिसमें क्या होता है तो गर्म धारा है ना, इसके माध्यम जिससे क्या होता है भारत का जो मानसून है, जो भारत में जो मानसून आता है, बारिश होता है ना, तो वो प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। जब अल नीनो आ जाता है, जब इसका प्रभाव है तो उसमें जो भारत का वो क्या होता है कमज़ोर हो जाता है, हो जाता है। अब बारिश कम होता है, जब बारिश कम होता है तो धान जो पैदावार है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। याद रखना है, अल नीनो धारा है, गर्म धारा है। अल नीनो गर्म धारा है, याद रखना है। और दोनों धारा तो होगा नहीं बिल्कुल। अल नीनो तो कन्फ्यूज़ अल नीनो ठंडी धारा है क्या? मैं कन्फ्यूज़ हो गया इसमें गर्म धारा है, धारा है। ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ ना, ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ, मुझे ठंडी धारा होगा ना, गर्म धारा तो ठंडी धारा ही है ना, ठंडी धारा ही है। अपने अगले प्रश्न पे, हमारा अगला प्रश्न है पेरू की धारा। ये क्या है? धारा है ना जो वायुमंडल सागरों में चलती हैं। उस धारा को अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो बताना है आपको पेरू की धारा और कैसी गर्म जल धारा है, गर्म धारा है या फिर ठंडी जल धारा है, बताना है। तो पेरू, पेरू क्या है? जो पछुआ पवन होता है ना, पछुआ पवन से कट कर पेरू की धारा आता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। तो धारा है, ठंडी जल धारा है, ठंडी जल धारा है और जिसके कारण कारण जिसे पेरू जो देश दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है पेरू, वहीं पे बहती है पेरू की धारा। तो वहाँ पे जो पेरू की धारा ठंडी, हाँ, जो विश्व में जितने भी जो रेगिस्तान है ना, जहाँ पे बालू वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ पे और जो ठंडी धाराएँ होती हैं, वो के कारण ही निर्माण हुआ होता है। उसी के कारण ही ठंडी धाराओं का कारण जो रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा धारा के कारण पेरू की धारा जो है ना ठंडी धारा ही है। ठीक, पेरू की धारा रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्राणदायिनी, जो प्राण जीवन यापन करने महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं। और प्राणदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। मानो जीवित नहीं रह पाएंगे ना, ये हो जाएगा ऑक्सीजन का है प्राणदायिनी गैस, याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है लेब्राडोर की धारा। कौन सी लेब्राडोर की धारा है? और लेब्राडोर की धारा कौन सी है? लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर कहाँ पे? लेब्राडोर अफ्रीका महाद्वीप के बगल में ही है लेब्राडोर। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसी का एक भाग है ये भी है। और जल संधि यानी कि जल जल बड़ा जलाशय है जो दोनों को बांटता है। लेब्राडोर डाल्टन वहीं पे भी है, लेब्राडोर भी है। तो वहीं पे लेब्राडोर है, वो क्या है? गर्म जल था, गर्म जल तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, याद रखना है। लेब्राडोर की धारा जो है गर्म जलधारा है, याद रखना है। प्रश्न पे जब हम मैं कभी जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें वाला जो चैप्टर होगा उसमें मैं समझाऊंगा कि कौन सी धारा और कब गर्म जलधारा। हमारा अगला प्रश्न है जो महासागरीय जलधाराएं उत्पत्ति का कारण क्या है? जब महासागरीय जलधाराएं वो की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कारण क्या हो उत्पत्ति होने का? तो इसका जवाब होगा तापांतर, तापों में अंतर, जगह पे तापमान कुछ और होगा, दूसरी और होगा बिल्कुल। और घनत्व, जल का घनत्व है ना, जहाँ पे जल का घनत्व ठीक होगा वहाँ पे होगी कम होगी, होगा तो ज़्यादा ऐसे ठोस हो जाएगा ना, वहाँ पे ठोस ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पे कम होगा वहाँ से जल की मात्रा वहाँ पे आने, ये भी एक कारण है। और वायु दाब, जब वायु वायु पे जहाँ पे दाब अधिक होगा वहाँ पे जल की मात्रा थोड़ी कम होगी, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे जल की होगी। याद रखना जल की मात्रा चारों है ना ऊपर के जो वो तीनों की तीनों अ, जो महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है उसका एक कारण है ना। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त
उपरोक्त सभी क्या है, इन सभी कारणों से जो महासागरीय धाराएँ हैं उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्न पे हम अगला प्रश्न है, मरुस्थल निर्माण का कारण है। मरुस्थल निर्माण का कारण है, आपको बताना है कि जो मरुस्थल का निर्माण होता है उसका कारण क्या है? जस्ट मैंने वाले प्रश्न में ज़िक्र किया। उसका सही जवाब हो जाएगा जलधारा, गर्म जलधारा या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें कोई नहीं। और काफ़ी अच्छा है ना, जहाँ पे ठंडी जलधाराएँ बहती हैं, उसके पास में ही मरुस्थल का निर्माण हुआ। ये ज्योग्राफिकल रीजन है, साइंटिफिक यहाँ पे आप मरुस्थल है, वहाँ पे बहती है, तारा मरुस्थल भी है और भी अफ्रीका महाद्वीप में भी कई सारे रेगिस्तान सभी का ठंडी जलधारा के पास में चलिए हमारा तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर ना आप राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है पवन प्रवाह का कारण है। पवन प्रवाह का कारण है, पवन जो बहती है ना, हवाएं जो बहती हैं उसका कारण क्या है? निम्न वायुदाब या फिर गर्म वायुदाब? वायुदाब गर्म वायुदाब होगा, हालांकि और भी कारण है, अंतर भी। तो निम्न वायुदाब और गर्म वायुदाब इन कारणों की वजह से हवाएं चल वायुदाब जहाँ भी होगा वहाँ पे तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो हवाएं गर्म होकर के क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी वहाँ पे जो जो क्षेत्र होगा उसमें वायु की मात्रा कम हो जाएगी, वायुदाब कम हो जाएगा। तो वायुदाब कम, तो अगल बगल की जो ठंडी हवाएं होंगी वो वहाँ पे उसकी जब हवाएं यहाँ उठेंगी वहाँ से आकर हवाएं वहाँ पे आकर कवर कर लेंगी। जब उस जगह पे आएंगी तो फिर वही गर्म होंगी। तो इस तरह से साइकिल जाता है ना, बन जाता है। तो ये हो जाएगा निम्न वायुदाब, सॉरी निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब वो दोनों दोनों के कारण दोनों रीजन है हवाएं चल हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं हैं, कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं हैं, गर्म धाराएं धाराएं और भी दोनों दोनों की दोनों जो धाराएं हैं ना महासागरों में चलती हैं। दोनों की दोनों जो धाराएं हैं महासागरों में चलती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर, राइट आंसर सॉरी ऑप्शन सी, गर्म धाराएं और जल धाराएं दोनों की दोनों धाराएं महासागरों में चल महासागर नहीं और भी जो स्थल भी है वहाँ पे भी दोनों धाराएं चलती हैं। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न क्या प्रश्न है? बैरियर रीफ, बैरियर रीफ ये जो है अमेरिका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पर्वतनुमा इसका निर्माण हो गया है। जो समुद्र के किनारे है ना ऑस्ट्रेलिया में, जो तटीय क्षेत्र पूर्वी तटीय क्षेत्र वहीं पे पहाड़नुमा इसका निर्माण बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया बैरियर रीफ डिवाइडिंग रेंज भी। तो ये है हमारा अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। वो प्रवाल प्रवाल द्वारा मृत जो प्रवाल होते हैं उन द्वारा हुआ भी है जो ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ रीफ जो है यही प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित और यह विश्व से बड़ा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित बोल सकते हैं, चट्टान नहीं बोल हो जाएगा हमारा सही जवाब ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी प्रवाल तो दीवाल दीवाल विश्व की सबसे बड़ी दीवाल है जो प्रवालों द्वारा निर्मित प्रवाल मृत प्रवाल द्वारा निर्मित। हमारा अगला प्रश्न है हिंद महासागर में इस सबसे गहरा गर्त कौन सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर में इससे सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो आपको बताना है सुंडा गर्त, मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त और या आटाकामा गर्त। तो बता दूं मैरियाना गर्त क्या है? क्या गर्त है ना हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। मैं आपको बता दूं हमारा जो आज के प्रश्न है ना जो मुझे सॉल्व करना था वो सारे के सारे प्रश्न खत्म हुए। तो इसके आगे के जो सारे प्रश्न है वो मैं अपने पिछले वाले वीडियो में जियोग्राफी का वीडियो है उसमें मैं सॉल्व करा चुका हूँ। सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ। तो मैं फिर ये वीडियो है इसे अंत करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ मैं वीडियो में वही सारे प्रश्न सॉल्व कराया हूँ अ, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में डेली 5 से लेकर 6 या फिर 10 क्वेश्चन शेयर किया करता हूँ। सारे प्रश्नों को एक
जगह पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास रखता हूँ या फिर एग्ज़ाम से पहले जब भी हो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें। फर्स्ट रिवीजन कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर लें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है ना। हालाँकि इसके माध्यम से मैं भी करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। माध्यम से रिवीजन ओके या फिर आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर के वहाँ पे प्रश्न डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सॉल्व करते होंगे और फिर एक बार वहाँ हो जाएगा और एक बार इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे, 2 बार हो जाएगा। आप पढ़े होंगे एक बार बुक को तो कई बार मल्टीपल टाइम हो आप रिवीजन काफ़ी फास्ट कर लें। तो ये रहा मेरे वीडियो का आज का अंत और कल क्या है, कल होली है तो एक बार फिर से मैं होली की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। होली है, अब होली को काफ़ी सुरक्षित रूप से मनाइएगा, आप भी सुरक्षित रहिए और आप मतलब दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। प्रयास नहीं बिल्कुल चलिए ठीक है तो फिर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी होली इन एडवांस।